हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और ये लेक्चर नंबर 42 है। इसके पहले मैं 41 लेक्चर्स इस पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट 1 होगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मोहन इज अ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विद एटलीस्ट 1 बॉय। ठीक है। मोहन के पास 3 बच्चे हैं, उनमें से कम एक लड़का है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग इस तरीके से। पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उसके पास 3 चिल्ड्रन कहा जा रहा है जिसमें से एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का है। तो कम से कम एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का मैं कर देता हूँ, इसका मतलब 2 लड़कियां हैं उसके पास। 2 लड़के अगर हम एक से आगे बढ़ते हैं, 2 लड़के अगर हैं तो एक लड़की होगी, और हो सकता है कि तीनों के तीनों उसके क्या हो, लड़के हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, सैंपल स्पेस बना लिया, जैसा कि कहा गया था कि कम से कम एक लड़का है उसमें से। 3 बच्चे हैं और कम से कम एक लड़का है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। उसके पास 2 बॉयज हो और एक गर्ल हो। तो ये वाला फेवरेबल केस कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जो सैंपल पॉइंट है हमारा, ये इवेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमारी ये होती है कि पीई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या नंबर ऑफ आउटकम इन द सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम तो एक ही है, टोटल आउटकम 3 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया जा रहा है कि ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक लूडो का जो पासा होता है जिसको डाइस बोलते हैं, उसको 2 बार फेंका जाता है। तो अगर एक बार फेंका जाएगा तो उसमें 6 आउटकम आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। 2 बार फेंका गया, इसका मतलब सैंपल स्पेस में टोटल कितने आ सकते हैं, 36 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है। तो सैंपल स्पेस में टोटल 36 एलिमेंट हो गए। ठीक है। मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। अब कहा जा रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए डिजिट ग्रेटर देन 4 एवरी टाइम। प्रोबेबिलिटी दैट ए डिजिट कमिंग डिजिट ग्रेटर देन 4 एवरी टाइम। इसका मतलब ये है कि जब लूडो का जब पासा फेंका गया, तो पहली बार जब फेंका गया तो उसके ऊपर नंबर कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। ग्रेटर देन 4 का मतलब या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। इसका मतलब इस पे जो नंबर है वो दो तरीके से आ सकते हैं। फिर जब दूसरी बार लूडो को फेंका गया, लूडो का पासा फेंका गया या डाइस फेंकी गई, तो उस पर भी 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए। मतलब क्या आ सकता है, 5 या 6, तो उस पे भी दो तरीके से नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर नंबर जो आएंगे वो कुल कितने तरीके से आ सकते हैं, 4 तरीके से आ सकते हैं। 2 into 2 मतलब 4 तरीके से आ सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया, और टोटल आउटकम कितने हो गए, 36। तो प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 4 9 जा 36, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आरपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2 एंड 2 टाइम्स पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी, देन पी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए, सबसे पहले ये नीचे जो चीज लिखी गई है इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं लिख लूँ इस बात को कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी के बराबर है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी तो पी हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। इस 2 को हम यहाँ पे राइट में भेज देंगे तो p/2 हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग अलग मुझे पता लग गया। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/2। अब आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में एक चीज पढ़ते हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी के न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी जा रही है, 1/2 दी जा रही है।
इसका मतलब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना 1/2। और पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना 1/2 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये सॉरी, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसी इवेंट का होना और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1 आता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि पी ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ जाएगा। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हालांकि देखते हैं कि इसमें जरूरत है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें जरूरत है कि नहीं। हमने निकाल तो लिया, बट इसकी जरूरत है कि नहीं ये जरा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास 1/2 था, पी यूनियन बी ठीक है। चलिए, पी यूनियन बी अगर हम लोग निकाल ही दिया है तो इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ठीक है, बताइए पी ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है। तो पी ए यूनियन बी के लिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आइए देखते हैं हमें इसमें कौन सी वैल्यू पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है 1/2, पी ऑफ ए हमें पता है कितना, p/2, पी ऑफ बी भी हमें पता है, पी ऑफ बी हमारे पास पी है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन में दिया 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 3p/2। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आईपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 53 संडे और 53 मंडे, 53 संडे या 53 मंडे इन ए लीप ईयर। पहले तो आपको लीप ईयर समझना पड़ेगा कि लीप ईयर किसको बोलते हैं। तो ऐसा ईयर जिस जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2024 था, 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा ईयर, उसको हम लोग नॉन लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर में टोटल कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज, जिसको 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो 52 कंप्लीट वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, है ना, 2 डेज बचता है एक्स्ट्रा। तो 52 वीक्स हो गए, इसका मतलब 52 की तो कंफर्मेशन है भाई, एक सप्ताह में संडे भी आता है मंडे भी आता है, तो 52 का तो कंफर्मेशन है। ये चाहते हैं 53 संडे आए या 53 मंडे आए, है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब ये जो 2 दिन बचते हैं, जरा इन 2 दिनों के लिए हम लोग लिखते हैं कि ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 2 दिन हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, या ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, वेंसडे या थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, या और क्या हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे, या ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे, या क्या हो सकते हैं, सैटरडे और संडे, और या क्या हो सकते हैं, ये संडे और मंडे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 दिन बचते हैं, ये 2 दिनों में इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हमें चाहिए 52, तो हमें मिल चुका है 52 वीक्स में, 52 हमें संडे या 52 मंडे मिल चुके हैं। अब हमें कहा जरा 53 चाहिए, 53 चाहिए, और क्या या तो संडे मिल जाए या तो मंडे मिल जाए। आइए देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से काम है। देखिए मंडे इसमें आ रहा है, ये काम का है, ठीक है, और कौन सा काम का है, देखिए ये संडे इसमें आ रहा है, ये भी काम का है, इसमें भी देखिए संडे आ रहा है, ये भी काम का है। ठीक है, संडे मंडे इसमें तो इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं, ये काम के हैं हमारे पास। तो ये 3 काम के हैं हमारे, है ना। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है, और टोटल अगर गिने इसको तो 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन 7। तो टोटल कितने, 7 है। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3/7 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 and 2 respectively, then the value of p x is equal to 1 is equal to what, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कुछ फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसको बोला जाता है। मीन बोला जाता है n इंटू पी, यानी क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। और अगर हम लोग बात करें मीन की बात किए थे, और वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है। ठीक बात है। अब देखिए उन्होंने कहा कि मीन इसका कितना दिया गया, मीन दिया गया 4, और वेरिएंस दिया गया है 2। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग फर्स्ट से क्या करें, डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, मतलब एन पी क्यू में अगर मैं डिवाइड कर दूं एन पी से, तो इधर कितना मिलेगा, 2/4,
और एनपी एनपी तो कट जाएगा, इसका मतलब क्यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का सब 1 होता है। क्यू 1/2 मिल चुका है, तो यहाँ से पी भी हमें मिल जाएगा 1/2। तो पी मिल गया हमें, क्यू मिल गया। अब जरूरत एन की है। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं कि एन पी इज इक्वल टू कितना दिया गया, 4 दिया गया है, और पी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 1/2। यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें हमें मिल गई, एन भी मिल गया, पी भी मिल गया और क्यू भी मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस के फार्मूला हम लोग लिखते हैं एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो वन सक्सेस है तो क्या लिखेंगे, एन सी वन पी की पावर 1 और क्यू की पावर एन माइनस 1, जहाँ पे एन कितना 8 है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 8C1 और पी की पावर 1, पी तो कितना 1/2 है, तो 1/2 की पावर 1, क्यू भी कितना 1/2, और एन कितना 8, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, 8C1 तो 8 आएगा, और ये हो गया 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 8 का मतलब हो गया 8 अपॉन 2 की पावर 8, तो 1/2 की पावर 5 बचेगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1/32 के साथ, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम shows 5, then probability of sum of their digits shown to be 10 or more is equal to what। ठीक है, तो देखिए इसको, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम सोर्स 5, है ना। देखिए हम लोग कहते हैं ना पी ए बाई बी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट ए के होने की जबकि बी हो चुका है। इसके लिए फार्मूला आता है एन ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई क्या होता है, एन बी होता है। ठीक है, ये तो फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे जरा हम लिखते हैं कि क्या दिया गया, जो चीज दिया गया है वो इवेंट बी होता है, और जो चीज पूछा जाता है वो इवेंट ए होता है। क्या पूछा, क्या दिया है, if at least one of them, a pair of dice is thrown, if at least one of them shows 5, at least one of them shows 5, at least at least one of them at least one of them shows 5, उसमें से कम एक डाइस पे क्या आएगा, 5 आएगा। और देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 10 आर मोर, है ना। जो ऊपर डाइस पे नंबर आएंगे उसका सम क्या होना चाहिए, सम of digits is sum of digits is 10 or more, 10 or more greater than or equal to 10, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इवेंट हम लोग बना लेते हैं, है ना। ऊपर वाले इवेंट को हम लोग ए बोल देते हैं और नीचे वाले इवेंट को बी बोल देते हैं। तो इवेंट ए कह रहा है कि जो डिजिट का सम है वो 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, ये इवेंट ए है। तो चलिए 10 या 10 से ज्यादा बनाते हैं, इवेंट ए हो जाएगा, और फिर इवेंट बी, और इवेंट बी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सोज 5। ठीक है, तो बी, पहले बी बना लेते हैं, उसमें से कम एक डाइस पे 5 आना चाहिए। तो 5 ऐसा हो सकता है, 5 1, 5 2, और क्या होगा 5 3, और क्या होगा 5 4, और क्या होगा 5 5, और क्या होगा 5 6। ठीक है ना, कम से कम एक डाइस पे 5 आना चाहिए। और क्या हो सकता है 1 5, ठीक है, और क्या हो सकता है 2 5, और क्या हो सकता है 3 5, और क्या हो सकता है 4 5, और क्या हो सकता है 6 5। इतनी पॉसिबल, मतलब इतने एलिमेंट आएंगे किसमें, इवेंट बी में आएंगे, जिसमें कम से कम एक डाइस पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक बात है। और इवेंट ए सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा। तो 10 10 कैसे बनेगा बताइए, 5 5 से बनेगा 10, और किससे बनता है, 6 4 से बनता है, और 4 6 से बनता है। तो सम क्या है, 10 या 10 से ज्यादा, तो 10 वाला ये हो गया। 11 वाला लिखेंगे तो 5 और 6, और 6 और 5, और अगर 12 वाला लिखें तो क्या लिखेंगे, 6 और 6 लिखेंगे। ठीक बात है, करेक्ट, ये हमारे पास आ गया। अब कहा जा रहा है कि अब देखिए हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले बी में गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो बी में तो 11 है। अगर इस फार्मूले में हम जो वैल्यू रखेंगे पी ए बाई बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो कितने हैं, 11 है। तो ये तो 11 हो गया। ठीक है, अब इस 11 में ए इंटरसेक्शन बी में देखना है कितने कॉमन एलिमेंट हैं। ए इंटरसेक्शन बी में हमें देखना है कितने कॉमन एलिमेंट हैं। तो अगर हम लोग इसको चले सर्कल करते हैं, ए और बी जो दोनों में है वो कौन है, 5 5 यहाँ है, और 5 5 यहाँ पे है। एक मिल गया ये। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, 5 6 मिलेगा, और यहाँ पे भी देखिए 5 6 मिलेगा। ठीक है,
ये 6 5 वाला भी मिल जाएगा, मुझे लग रहा है 6 5 वाला कहाँ गया, ये गया। और कोई है इसमें? एक बस, ये 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो यानी ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 3/11। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, थ्री सिक्स फेस्ड फेयर डाइस आर टॉस टुगेदर। ठीक है, तीन सिक्के जो है एक साथ, सॉरी, तीन डाइस एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री नंबर्स आर सेम। ठीक है, तीन डाइस उछाला गया और कहे जा रहे हैं कि एग्जैक्टली दो फेस पे नंबर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली दो फेस पे नंबर सेम आने चाहिए। मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 हो जाए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी क्या आ जाए, 5 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए, और यहाँ पे भी क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लीजिए पहले हम ये अभी सपोज कर रहे हैं, चल पहले और दूसरे पे सेम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, कितने तरीके से आ सकते हैं, 6 तरीके से आ सकते हैं। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि देखिए अब सिर्फ पहले और दूसरे पे सेम आए, इसका मतलब तीसरे पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, नहीं तो फिर कौन सा केस बन जाएगा कि तीनों पे सेम सेम नंबर आ गए। ये तो कह रहे हैं एग्जैक्टली दो पे क्या आने चाहिए, सेम सेम नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे अलग आएगा। जैसे यहाँ पे 1 आ चुका है, पहले दूसरे 1 आ चुका है, इस पे 1 नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है, 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा। मतलब इस तीसरे वाले को फिल करने का कितना तरीका होगा, 5 तरीका होगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने ये केस लिया कि पहले और दूसरे पे सेम सेम नंबर आए। ऐसा भी हो सकता है दूसरे तीसरे पे सेम नंबर आए, या पहले तीसरे पे सेम नंबर आए। तो ऐसा, इसका मतलब टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, पहले इन दोनों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 6 × 5। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा केस कितना बन सकता है, 3 बन सकता है ना। जैसे पहला दूसरा बना, पहले दूसरे सिक्के में सेम सेम नंबर। ऐसा हो सकता है कि दूसरे तीसरे में सेम नंबर हो, या हो सकता है पहले तीसरे में सेम सेम नंबर हो। ऐसा 3 केसेस बनेगा हमको, तो कितने से और मल्टीप्लाई कर दें, 3 से और मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स। और डिवाइडेड बाई, चूंकि 3 डाइस फेंके गए हैं एक साथ, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, 216 आ जाएंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 6 × 5 × 3, टोटल कितने होगा, 216। तो ये कितना हो जाएगा, 90, और अपॉन कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कट करें, कितने से कट कर देते हैं हम लोग इसको, चलिए 6 से कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 15, और 6 से 36। अब कितने से कट कर दें इसको, 3 से कट कर, 3 5 जा, और 3 12 जा, 5/12 आंसर आ जाएगा इसका। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए डिटर्मिनेंट इज चूजन रैंडमली फ्रॉम ए सेट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0 एंड 1। दो डिजिट 2/2 के जितने डिटर्मिनेंट हो सकते हैं, वो बनाने किससे हैं डिटर्मिनेंट, नंबर 0 और 1 से बनाने हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बनाए, यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं कुल। पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका होगा, 2 तरीका, या तो 0 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं। दूसरे पे भी या तो 0 और 1 ले सकते हैं। तीसरे प्लेस को फिल करने का 2 तरीका, चौथे प्लेस को फिल करने का 2 तरीका। कुल मिलाकर टोटल ऐसे 2/2 के कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आ गए, 16 आ गए। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन डिटर्मिनेंट टू बी नॉन जीरो। जिस डिटर्मिनेंट को आप चूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अभी आपको बनाना पड़ेगा, और वो किससे बनाना है, 0 और 1 से ही बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक तो ये बनेगा, यहाँ पे 1 1 रख दिए, यहाँ पे 0 0 रख दिए। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, 1 1 0 1, ये कर देते हैं। तो ये भी इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा, जो कि नॉन जीरो है। और क्या आएगा हमारे पास, और आ जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, -1, जो कि नॉन जीरो है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है 1 1 1 0। इसका डिटरमिनेंट 1 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। और क्या हो सकता है, 0 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, -1, जो कि नॉन जीरो है। एक और बनेगा 1 1, और क्या बनेगा, 1 0। कुल मिलाकर 6 ऐसे डिटर्मिनेंट बनेंगे जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। 2 से काट दे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3/8 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है, यक्स सेज ट्रुथ इन 75% केसेस
Y says truth in 80% केसेस। ऑन स्टेटिंग ए सेम स्टेटमेंट, जब एक स्टेटमेंट में लोग बोल रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब ये हो गया कि यक्स अगर सही बोलेगा तो उस समय वाई को क्या बोलना है, झूठ बोलना है। ठीक है, मतलब यक्स सही बोलेगा और का मतलब इंटरसेक्शन, यक्स सही बोलेगा और वाई गलत बोलेगा। या क्या हो सकता है, यक्स झूठ बोले और वाई क्या बोले, सही बोले, तभी तो एक दूसरे का विरोध करेंगे ये लोग। तो ये मुझे निकालना है, ठीक है ना, तो ये मुझे निकालना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये निकालना है और प्लस स्कूल ये हमें निकालना है। ठीक है, ये दोनों का हमारे लिए पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। यक्स सही बोल, यहाँ पे यक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझ लीजिए, ये कह रहे बोथ विल कंट्राडिक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए सही बोलेगा तो बी बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब ये हो गया, यक्स जब सही बोलेगा और इंटरसेक्शन का मतलब और, वाई को क्या बोलना है, झूठ बोलना है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, तभी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यक्स सही बोले वाई झूठ बोले, ये सब जो इवेंट होते हैं ना इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो हम लोग लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, बोलते हैं पी ए इंटू पी बी। मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, पी वाई कॉम्प्लीमेंट, और कितना हो जाएगा, प्लस पी एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, एक्स का सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 75% है। 75% का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 75/100 हो जाएगी। तो 75/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब पी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। वाई के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 80%। 80% का मतलब 80/100। 80/100 का मतलब 4/5। इसका मतलब वाई के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज को हम लोग रखते हैं, पी ऑफ एक्स हो गया 3/4, पी वाई कॉम्प्लीमेंट हो गया 1/5, प्लस पी एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया 1/4, इंटू पी ऑफ वाई कितना हो गया, 4/5 हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा, या रहने दीजिए, काटने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे 20 बन जाएगा। 3/20 और यहाँ पे 4/20, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/20 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीएससी सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है ए प्रॉब्लम इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट एक्स वाई एंड जेड whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively। ठीक है, द चांस दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इज इक्वल टू व्हाट। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो या तो क्या होगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, या तो एक्स सॉल्व कर दे, या तो वाई सॉल्व कर दे, या तो जेड सॉल्व कर दे, या एक्स वाई दो मिलकर सॉल्व कर दे, या वाई और जेड दोनों मिलकर सॉल्व कर दे, या एक्स जेड मिलकर सॉल्व कर दे, या एक्स वाई जेड तीनों सॉल्व कर दे। एक ही ऐसा केस है ना जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, हमें निकालना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम क्या करेंगे, लिखते हैं इस बात को, पी प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब देखिए सॉल्व तो कई तरीके से हो सकता है प्रॉब्लम, तो उसको खोजने से आसान तरीका ये होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। उसमें से वो वाला केस माइनस कर दें जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व, 1 माइनस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। ये खोजना थोड़ा सा आसान होगा, है ना, ये खोजना थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा। तो 1 माइनस, तो न सॉल्व कर पाए इस बात को लिखेंगे कैसे, एक्स भी ना सॉल्व कर पाए एंड वाई भी सॉल्व ना कर पाए और जेड भी ना सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो एक्स का सॉल्व करना, वाई का सॉल्व करना या ना करना, जेड का सॉल्व करना ना करना, ये सब तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की में हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि अगर जैसे ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को लिखा जा सकता है पी ए इंटू पी बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई पी वाई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई पी जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस पी एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स सॉल्व न कर पाए तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। वाई सॉल्व ना कर पाए, पहले तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, 1 में से घटा के लिख देंगे। जेड के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/4। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, पूछा जा रहा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन कॉइन टर्न्स अप, हेड टर्न्स, एटलीस्ट वन हेड टर्न्स अप। ये कुछ गड़बड़ लिखा, हैंड टर्न्स अप नहीं होगा। A coin is tossed 4 times. The probability that at least one head, HEAD कर ले, one at least one head turns up, ऊपर कम से कम एक हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हेड आना सक्सेस है, मतलब सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसका मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, चाहते कम से कम एक, 4 बार फेंके हैं तो कम से कम एक जो है क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। एक सक्सेस हमको चाहिए, कम से कम एक सक्सेस चाहिए। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसमें से P ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, है ना। P x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मतलब 4 बार फेंका गया ना, तो मुझे निकालना है कि एक सक्सेस मिल जाए, या मुझे कितना मिल जाए, 2 सक्सेस मिल जाए, या मुझे कितना मिल जाए, 3 सक्सेस मिल जाए, या चारों के चारों सक्सेस मिल जाए, सक्सेस में चारों के चारों पे हेड आ जाए। ये मुझे निकालना है। ये निकालने से अच्छा ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, 1 में से हम किसको माइनस कर दें, x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, उसको माइनस कर दें। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा कि या तो एक पे हेड आएगा, या तो दो पे हेड आएगा, या तो तीन पे हेड आएगा, या तो चारों पे हेड आ जाएगा। तो 1 - 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के फार्मूला हमने बताया था, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये फार्मूला हमने लिखा था आर सक्सेस के लिए, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन सी जीरो, क्योंकि 0 सक्सेस चाहिए, एन सी जीरो पी की पावर 0 क्यू की पावर एन माइनस 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन कितना है, 4 है, तो 4 C0। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 की पावर 0। फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 की पावर 4 माइनस एन कितना, 4 है, 4 माइनस 0, ये हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस C0 तो 1 होता है, ये 1 हो गया। फिर 1/2 की पावर कितनी हो गया, 4। 1/2 को पावर 4 मतलब 1/16, 1 माइनस 1/16 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 15/16 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट। डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, हमने 3 फार्मूले होते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। एक फार्मूला होता है मीन, जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जिसको लिखा जाता है एनपी। दूसरा फार्मूला होता है वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला होता है एनपीक्यू। ठीक है, और तीसरा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कितना होता है, अंडर रूट में वेरिएंस, अंडर रूट में वेरिएंस मतलब अंडर रूट एनपीक्यू। ये पूछे आपसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट एनपीक्यू, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सेकंड ग्रेड टीचर स्पेशल एजुकेशन 2015 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे x दिया गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई। रैंडम वेरिएबल x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, -2 -1 0 1 2 3, और उसकी प्रोबेबिलिटी ये दी गई है। पूछ रहे हैं व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k, एंड ये प्रोबेबिलिटी है, इसको निकालना है। तो दो क्वेश्चन पूछे गए, k की वैल्यू बतानी है और इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया हो, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो ये दिया गया है x और p, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की खास बात ये होती है, जो भी ये प्रोबेबिलिटी दी गई है, इनका सम 1 आता है ना। सिग्मा पी आई की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसका अंदर सभी को जोड़ दें तो 0.1, ठीक है, 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2 के और प्लस 0.3 प्लस 3 के, ये सब मिलके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक बात है, सबको जोड़ लेते हैं। तो के और 2 के 3 के हो गया, 3 के कितना का, 6 के हो गया। तो ये हो गया 6 के। और 0.1 0.2 कितना, 0.3 0.3 0.6, 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 4/60। 4/60 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/15। के की वैल्यू आ गई 1/15 आ गया। तो 1/15 देखिए, पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं। तो दो ऑप्शन हम लोगों ने इलिमिनेट कर दिया के की वैल्यू के हिसाब से। अब दूसरा पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। तो x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो क्या क्या आएगा, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी और 1 आएगी। तो -1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, k है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 है, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2k है। ठीक है ना, यही मुझे निकालना है। मतलब मुझे अगर इस बात को हम लिखें कि पी एक्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, इसका मतलब मुझे निकालना है पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ 0 और प्लस पी ऑफ 1। ठीक है, तो पी ऑफ -1 आने की प्रोबेबिलिटी k है,
0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2k है। तो 2k प्लस k कितना होगा 3k और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15 हम लोगों ने अभी निकाला है। 0.2 का मतलब कितना हो गया 2/10 हो गया। ठीक है, तो 3/15 का मतलब हो गया 1/5 और प्लस 2/10 मतलब कितना हो जाएगा इसको 2 और 2 4/10 आ जाएगा ना 4/10। 4/10 का मतलब कितना हो जाएगा 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/15 और 2/5 1/15 और 2/5 के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्वेश्चन पूछा गया है, केवीएस के एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 8 कॉइन एक साथ फेंके जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड मिले, 6 सफलता मिलनी चाहिए, है ना। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, या तो 6 हेड मिले, ठीक है, या तो क्या मिले 7 के 7 हेड मिले, और या तो क्या कितने मिले 8 हेड मिलना चाहिए, पी एक्स इज इक्वल टू 8 मिलना चाहिए। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है या बर्नौली ट्रायल्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए 6 सफलता, हम लोगों ने आर सफलता के आर सक्सेस का फार्मूला लिखा था कि आर सक्सेस का फार्मूला होता है एनसीआर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। एन क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो कितने क्वांस फेंके गए 8 क्वांस फेंके गए हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। पी क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस क्या चाहिए आपको हेड आना सक्सेस है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, मतलब हेड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। चलिए इस बात को लिखते हैं, 6 सफलता चाहिए तो एन सी 6 p टू द पावर 6 q टू द पावर n माइनस 6 मतलब 8 माइनस 6 मतलब 2। ठीक है, फिर एन सी 7 p टू द पावर कितना हो जाएगा 7 q टू द पावर कितना हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा एन सी 8 और p टू द पावर 8 और q टू द पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एन सी 6 मतलब एन कितना 8 है ना, 8c6 हो जाएगा 8c6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलोर बराबर ही है, मतलब 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, प्लस 8c7 1/2 की पावर 8 और प्लस 8c8 तो 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1/2 की पावर 8 हम लोग बाहर ले लेते हैं और भीतर हमारे पास बचेगा 8c6। 8c6 हमारे पास आता है कितना आ जाता है 28। ठीक है, 8c7 मतलब 8 आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37/256 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अगर ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग शुरू में किया था, क्वेश्चन केबीएस में पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिमाइवर्स थ्योरम से लिखा जा सकता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस अब पी ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है, पी ए यूनियन बी हमारे पास होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास होता है। ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं, इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं, इससे भी आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इससे भी आसान ये हो सकता है। देखिए जब ये दे दिया गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट है, तो थ्योरम होता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। और अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी का जो इंटरसेक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाइड बाय पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो तो अब इसको निकाल सकते हैं हम लोग, पी ऑफ ए कितना 4/5, तो मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5। बी के होने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 9 जा 45 आ जाएगा। 4/45 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ से भी निकालते तो भी ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 4/5, पी ऑफ बी कितना हमारे पास 5/9 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 5/9। तो यहाँ से भी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे, बट इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर को ये समाप्त कर रहा हूँ, कैसा लगा ये लेक्चर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।